गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली एक छोटी सी पेन किलर दवाई जो आपके बच्चे की जान ले सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो 1950 के दशक में 10,000 से 20,000 बच्चों की जान चली गई। 1960 के दशक में 46 देशों में इस दवा का उपयोग किया गया। इस देश में बिना लाइसेंस के, बिना किसी अनुमति के इसको बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। अमेरिकी बाजार में इसके प्रारंभिक प्रवेश को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA में फ्रांसिस ओल्डम केल्सी ने रोक दिया। थैलिडोमाइड के जन्म दोषों के कारण कई देशों में अधिक दवा विनियमन और निगरानी का विकास हुआ। गर्भावस्था के 20वें दिन थैलिडोमाइड लेने से केंद्रीय मस्तिष्क का नुकसान होता है। 21वें दिन आंखों को नुकसान होता है। 22वें दिन कान और चेहरे को नुकसान होता है। 24वें दिन हाथ और पैर को नुकसान होता है। यूके में दवा को 1958 में लाइसेंस दिया गया था और 1961 में वापस ले लिया गया था। दोषों के साथ पैदा हुए लगभग 2000 शिशुओं में से लगभग आधे की कुछ महीनों के भीतर मृत्यु हो गई और 466 कम से कम 2010 तक जीवित रहे। 1968 में द संडे टाइम्स के एक लंबे अभियान के बाद यूके पीड़ितों के लिए डिस्ट्रस कंपनी डिजाजो का हिस्सा के साथ एक मुआवजा समझौता हुआ जिसने यूके में दवा वितरित की थी। द संडे टाइम्स अखबार ने घोटालों और निर्माताओं के खिलाफ एक दवा का प्रस्ताव निपटान के बारे में लेख प्रकाशित किए। यूके सरकार ने प्रकाशन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की, यह दवा करते हुए कि अदालत की अवमानना होगी। द संडे टाइम्स अखबार ने कानूनी लड़ाई के बाद डिस्ट्रस बायोमेडिकल्स ने मुआवजे के रूप में लगभग 28 MDA पाउंड का भुगतान किया। 1963 में वेब ने दवा के इतिहास और इसके कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों की भी समीक्षा की। थैलिडोमाइड को पहली बार 1953 में स्विस बैंक फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा ट्रैंक्विलाइजर के रूप में विकसित किया गया था। थैलिडोमाइड को पहली बार 1953 में स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी सीबा द्वारा ट्रैंक्विलाइजर के रूप में विकसित किया गया था। स्पेन में थैलिडोमाइड 1970 के दशक में और शायद 1980 के दशक में व्यापक रूप से उपलब्ध था। इसके कारण राज्य का नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था खराब थी। 2008 तक सरकार ने यह भी स्वीकार नहीं किया था कि देश ने कभी थैलिडोमाइड का आयात किया था। थैलिडोमाइड के पीड़ितों के लिए स्पेनिश वकालत समूह का अनुमान है कि 2015 में स्पेन में थैलिडोमाइड के 250 से 300 जीवित पीड़ित थे। स्पेन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट भी इस थैलिडोमाइड के शिकार हुए। 1968 में पश्चिम जर्मनी के एक बड़ा आपराधिक मुकदमा शुरू हुआ जिसमें कई ग्रेनथल अधिकारियों पर लापरवाही से हत्या और चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया। अप्रैल 1970 में ग्रेनथल द्वारा पीड़ितों के साथ समझौता करने के बाद मुकदमा दिसंबर 1970 में बिना किसी दोष के समाप्त हो गया। समझौते के हिस्से के रूप में ग्रेनथल ने एक विशेष फाउंडेशन 100 मिलियन DM का भुगतान किया। पश्चिम जर्मन सरकार ने 320 मिलियन DM जोड़ा। फाउंडेशन ने पीड़ितों को 2500 से 25,000 DM विकलांगता की गंभीरता के आधार पर एक मुश्त राशि और 100 से 450 DM का मासिक वजीफा दिया। तब से मासिक वजीफा काफी हद तक बढ़ा दिया गया और अब इसका भुगतान पूरी तरह से सरकार द्वारा किया जाता है क्योंकि फाउंडेशन के पैसा खत्म हो गया था। ग्रेनथल ने 2008 में फाउंडेशन को 50 पाउंड मिलियन का और भुगतान किया। 31 अगस्त 2012 को ग्रेनथल के मुख्य कार्यकारी हेराल्ड F. स्टार्क, जिन्होंने जनवरी 2009 से 28 मई 2013 तक ग्रेनथल GmbH के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया, दवा के उत्पादन और जन्म दोषों के बारे में चुप रहने के लिए पहली बार माफी मांगी। एक समारोह में स्टार्क ने थैलिडोमाइड से क्षतिग्रस्त हुए लोगों के प्रतीक के रूप में एक विकलांग बच्चे को मूर्ति का अनावरण किया और 50 वर्षों से अधिक समय से पीड़ित तक पहुंचने की कोशिश नहीं करने के लिए माफी मांगी। माफी के समय 5000 से 6000 लोग अभी भी थैलिडोमाइड संबंधित जन्म दोषों के साथ जी रहे थे। पीड़ित अधिवक्ताओं ने माफी को अपमानजनक और बहुत देर से कहा और पीड़ितों को मुआवजा नहीं देने और उनको इस तरह से दावे के लिए कंपनी की आलोचना की।
दवा से होने वाले नुकसान के बारे में कोई नहीं जान सकता था, यह तर्क देते हुए कि बहुत सारे लाल झंडे थे। समय 3 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक राष्ट्रीय स्मारक स्थल का अनावरण के साथ थैलेडोमाइड से प्रभावित लोगों से औपचारिक माफी मांगने की अपनी मंशा की घोषणा की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने थैलेडोमाइड त्रासदी को ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में एक काला अध्याय बताया और स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा, हालांकि हम अतीत को नहीं बदल सकते, शारीरिक पीड़ा को समाप्त नहीं कर सकते, मुझे उम्मीद है कि मान्यता और माफ़ी के ये महत्वपूर्ण अगले कदम मदद करेंगे, कुछ भावनात्मक घावों को ठीक करें। दोनों भुजाओं के साथ पैदा हुई मर्सिडीज बेनज़मी ने थैलेडोमाइड से प्रभावित कनाडाई लोगों के लिए अपनी सरकार से मुआवजे के लिए सफल अभियान चलाया।